नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और विशेष रूप से स्वागत कर रहे हैं धीरेन्द्र पुंडेर जी का। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, सब्सक्रिप्शन को जब आप हमारे चैनल देखते हैं तो सब्सक्राइब करने को अपना धर्म मानें, क्योंकि बाकी हम आपसे कुछ माँगते ही नहीं। तो आप कृपया हमें सब्सक्राइब करें। और देखिए, इसीलिए मैं आज होली के रंगों में आया हूँ। और धीरेन्द्र पुंडेर जी की न्यूज़ पॉइंट को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। धीरेन्द्र जी, चंपत राय चंपत हो गए, सुना? ऐसी कोई समाचार आ रही है कि वो अयोध्या से चंपत हो गए या उनको कह दिया कि चंपत हो जाइए। ये बात सही है क्या? देखिए सर, उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि वो जो है रहे वहां, क्योंकि ये आदमी के अंदर से पहले ही दिन आ जाना चाहिए। जानते हैं, अगर वो उसी दिन देते, मतलब मैं ये मानता हूं कि आदमी आएगा किस तरह ये किस्मत कई बार तय करती है, बहुत बार, ज्यादातर। लेकिन आदमी जाएगा किस तरह ये कई बार आदमी को खुद तय करना होता है। हालांकि हम मानते हैं, आप ये सोचिए कि जिस दिन ये घटना हो गई उस दिन उनका 27 सेकंड या 22 सेकंड का जो वीडियो था, वो वीडियो मुझे लगता है कि एक तो अननेसेसरी था। उस वक्त उनका ये आना चाहिए था कि मैं जब तक ऑडिट नहीं होता तब तक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा था कि उनको इस्तीफा ही दे देना चाहिए था। वो सिर्फ ये कहते कि मैं जिस दिन तक ये ऑडिट नहीं होता है और जिस भी एजेंसी से कराना हो उससे नहीं कराया जाता, तब तक के लिए मैं मंदिर में भगवान राम के दर्शन दूर से करूं। तो लोगों के अंदर विश्वास आ जाता। सर, कई बार क्या होता है कि आप इसलिए नहीं करते हैं युद्ध, या आपने देखा होगा, हम लोग अक्सर उस कहानी का बहुत जिक्र करते हैं, क्योंकि वो कहानी वाकई एक ही कहानी जो बदलती है दुनिया। हम लोग अक्सर कहते हैं हार की जीत को हम इसीलिए याद करते हैं, उस कहानी को हम इसीलिए याद करते हैं कि बाबा जो है खड़ग सिंह जब कहता है कि क्या, वो बाबा कहते हैं बस एक बात सुन लीजिए, तो खड़ग सिंह पलट के कहता है घोड़ा नहीं दूंगा। तो बाबा कहता है नहीं, घोड़ा मत देना कभी, घोड़ा मैं तेरे से, कौन सा घोड़ा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। लेकिन लोगों से ये मत बताना कि घोड़ा तूने गरीब बन के लिया, धोखे से लिया। लोगों का यकीन उठ जाएगा गरीबों से। तो ये जो यकीन उठाने वाली कहानी है, ये चंपत राय के साथ हुई। और चूंकि आपने उस दिन ये किया, तो फिर उसके बाद आप, ऐसा लगा जैसे आप सत्ता, उसमें ऐसी कोई सत्ता भी नहीं थी, लेकिन एक महान विरासत को लीड करने के लिए जितना बड़ा लीडर आप चाहिए, आप उतने दिखे नहीं, आप हुए नहीं। आपको जिस पद पर बैठाया गया था, अगर आपको हम वशिष्ठ मान रहे थे, याद कीजिए आप, तो वो साथ जाते हैं, महाराज दशरथ के साथ जाते हैं। लेकिन ये बात इन्होंने नहीं पढ़ी, मुझे लगता है कि तमाम चीजें रही। और जब उनको जाना के लिए कहा गया, देखिए अभी तो यही है, संघ के एक आदमी से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत बड़े सीनियर पोजीशन पे थे, लेकिन जब मैं पूछ रहा था तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जाने के लिए कहा गया। जब कोई आदमी जाता है तो उसको जाना नहीं कहते, धकियाना कहते। तो उनको धकिया के बाहर ले जाना पड़ा, जो एक बहुत खराब है। जिनको ये कहा जाए, मैं अभी फिर कह रहा हूं कि हम उनके व्यक्तिगत ईमानदारी या उस पर बात ही नहीं कर रहे, लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप इतने अच्छे भरतनाट्यम के कलाकार थे, लेकिन आपको तलवार उठा के युद्ध में नहीं जाना चाहिए था। पहले तो आपने वही गलती की, क्योंकि हम इतने सालों तक, आज तक मनमोहन सिंह को बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि क्या हुआ, मैं आज तक, मुझे याद है संजय सर 2004 की बात होंगी, एक हमारे बहुत ही, मतलब मुझे बहुत ही शुरुआती जर्नलिज्म में भी, और आज तक वो बड़े, मतलब जो कहते हैं ना कि एक आपके बड़े खैर ख्वाह होते हैं, बड़े ध्यान रखते हैं कांग्रेसी, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे उपाध्यक्ष। तो वो मुझे एक दिन कॉफी पिलाई और उन्होंने कहा कि सीसीडी में हम बैठे कि आज मैं बहुत खुश हूं जी कि इस देश को एक ईमानदार प्रधानमंत्री मिला। 2004 की बात, जिस दिन ये हुआ उसके बाद की लगभग एक महीना मुश्किल से हुआ होगा। तो मैं चूंकि बाहर से आया था शूट पे से, तो मैंने हंसते हुए सिर्फ एक बात कही, मुझे आज भी याद है वो, और वो भी अक्सर इस बात को दोहराते हैं। मैंने कहा कि क्या वो पंजाबी में बोलता है? कह रहे नहीं। क्या उसको हिंदी आती है? नहीं। क्या वो कहीं से चुनाव जीत सकता है? नहीं।
तो हमने कहा वो देश का प्रधानमंत्री है क्या? तो उन्होंने कहा कि तुमने आज मेरा सारा चाय का पानी खराब कर दिया, मेरे कॉफी का पानी खराब कर दिया। वो गुस्से में बोले, लेकिन बात सच थी कि आपने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी होगी। हो सकता है आप 92 में आप वहां पहुंच गए, आप मंदिर आंदोलन में हर तारीख पे आप खड़े दिखाई दिए, आप हर समय वहां पहुंचे, जब कोर्ट में ये पेशी थी आप हर पेशी पे पहुंचते थे। लेकिन आप गिलहरी जिसके ऊपर से भगवान राम के हाथों से आज तक लकीरें हैं, गिलहरी बन के निकलना था, आप नहीं बन सकते थे, आप नहीं बने। आप जिस तरह गए इस तरह कोई जाता नहीं। आपसे पूछा जाता है, मुझे याद है कि किसी जब इस्तीफा वो जब संन्यास लिया था एक महान प्लेयर ने, तो उससे कहा कि भाई आप अभी क्यों जा रहे हैं? तो उसने कहा इसी के लिए जा रहा हूं कि लोग मुझसे ये कहें कि क्यों जा रहे हो, लोग ये ना कहें क्यों नहीं जा रहे हो। सुनील गावस्कर जी चंपत राय जी को तो लोग कहे कि भैया कब तक टिप चिपके रहोगे। उसके बाद कपिल भी देव हो गए थे। उन्होंने कहा उनके तो भाई वाक्य जो है वो जिसको कहते हैं कि भाई सुनने लायक थे। कह रहे थे कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, कुछ नहीं है, सब हमने देख लिया है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। तो सर्टिफिकेट दे चुके थे, उसके बाद भी छोड़ दिया। अब लोग जो है उनके सबसे जो गंभीर बात है और सबसे विचित्र बात है जो मुझे देखता है कि मुझे कि भारतीय जनता पार्टी को स्वयं अपने के चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन, कि ये हो क्या रहा है उनके यहाँ। कि साहब जो उनके जो डेजिग्नेटेड मतलब जिनको माना जाता है कि वो उनके हैंडल हैं, वो लपक पड़े चंपत राय जी की उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी डिफेंस में, उनकी सफाई देने में। तो वही जो नाम नहीं ले रहा हूँ मैं उनका, आप भी जानते हैं, लोगों ने कोलाज बना के पेश किया है कि देखिए ये जो है ये सारे जो बीजेपी आईटी सेल वाले जो हैंडल हैं उन्होंने बड़ा जोर शोर से किया। अच्छा चलिए, फिर उसके बाद भी उनका इस्तीफा हो गया तो लोगों ने खूब मजाक उड़ाया उनका। अगले दिन उन्होंने चालू कर दिया कि कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। हाँ, तो ये भी कंफ्यूजन बहुत किया गया। उसमें भी यही हैंडल थे लगभग। तो ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह के लोगों को किस तरह का वो दे रही है, और इनका आईटी सेल जो है वो कैसे ये आउटसोर्स कर देता है कि उन्हीं हैंडल्स को दूसरे लोग भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यही काम मोहन यादव के लिए किया गया, आप देखा आपने, मोहन यादव के लिए भी इसी तरह की डिफेंस माउंट की गई। फिर मेरे ख्याल से कोई डांट वाट पड़ी होगी तो चुप हो गए। तो दरअसल आप इन हैंडल मजे के की लिए एक बात बता दूं बीच में ही, सर माफ करना, मुझे जानते हैं इसमें पीड़ा कब होती, मतलब हम लोग तो जर्नलिस्ट है, देखिए मैं तो फिर ये कहता हूं कि हमको तो सारे प्रवाह को देखना है, वो चाहे सीने से गुजर रहा हो चाहे साइड से जा रहा हो, अगर पत्रकार है। मुझे लेकिन फिर भी अजीब लगा जब वो लोग भगवान राम के उन भक्तों पे सवाल उठाने लगे जो अपनी जिंदगी की कमाई जिंदगी की भगवान राम के चरणों में देने आए। एक आदमी ने मकान बेच के 1 करोड़ रुपया दिया, एक ने 3 मतलब अपनी जिंदगी की कमाई रोक के सोने को लाया, 200 किलो दिए। जानते हैं उनको क्या कहा गया कि अपना सोना ले जाओ, अपना चांदी ले जाओ, ये वापस कर दो, इनके मुंह पे मार दो। अरे तुम कौन हो? 20,000 रुपये के यहाँ अगर तुमको पैसे ना दे पार्टी तो तुम एक ट्वीट ना करो उसके लिए, अभी जाके समाजवादी पार्टी की तरफ से करने लगोगे। तो ये सब लोग जो है इन्होंने जो ये दरअसल, मैं आपके शो में जब से आ रहा हूं सर, जब भी हम पॉलिटिकल बात करते हैं मैं एक बात अक्सर करता हूं कि बीजेपी वोट ले नहीं रही है, बीजेपी को वोट मिल रहे हैं। अगर ये वाकई तार्किक आधार और नेताओं के आधार पर आ जाएगी तो उनको ढूंढना पड़ेगा लोगों को क्वेश्चंस में। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, योगी और शाह और 1-2 हम लोग मुख्यमंत्री, जैसे हम लोग असम मुख्यमंत्री हेमंता का नाम लेते हैं, अब हम शुभेंदु का नाम लेते हैं, इनको छोड़ दे तो आपको बीजेपी के कामकाज को ढूंढना पड़ेगा सर। सर एक नागमणि कुशवाहा जी हैं, हाँ वो देखा है, 12 बार पार्टी बदल चुके हैं, आजकल बीजेपी में है।
अभी साल भर पहले शायद बीजेपी में आए हैं और सीधे सीधे भगवान राम के विरोध में बयान दे रहे हैं। और बीजेपी के सारे नेता जो हैं उनके मुंह में दही जमा हुआ। और वो उनके ये जो जिनके नाम हम लोग ले रहे हैं या नाम नहीं ले रहे हैं, जिनकी तरफ हम संकेत कर रहे हैं, ये जो चैनल्स हैं, ये नागमणि कुशवाहा के विरोध में कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे आपके विरोध में बोल लेंगे। कभी भी कह देंगे ये कांग्रेसी है और ये देखिए ये जमाने में इसने कांग्रेस के साथ ये किया था। दरअसल मेरे लिए तो खैर क्या बोलेंगे, वो आपको ज्यादा टारगेट है, मुझे तो जानते ही नहीं है। सबसे अच्छी बात मेरी यही है, जानने लगेंगे धीरे धीरे। नहीं, उनको अभी ये पता नहीं चल पा रहा कि ये है कहाँ। वो ये मान के चल रहे ये मारीच मामा है। दरअसल नागमणि हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, या ये तमाम लोगों को देखिए, मैं कई बार सोचता हूं कि दो तरह से बात हो सकती है। या तो हम उनका जवाब तर्कों से दें चुभते हुए, जो वो चाहते हैं, वो चाहते भी यही है। क्योंकि जो शख्स ये कह रहा हो भगवान राम की चोरी हो गई और भगवान राम वहां दिख नहीं रहे हैं, वो ये कह रहा है, मुझे लगता है कि शायद संजय सर अभी नहीं है, नेटवर्क। आपको आवाज आ रही है सर? रिकॉर्डिंग रिज्यूम, चलिए। तो मुझे ये लगता है सर कि जवाब देने में जो हिचक है वो कई कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है। अभी उन लोगों को ये लगता है कि हमने अभी अभी तो इन्हें लॉन्ड्री में धोया है, अभी धो के सामने लाए हैं, फिर इन पे दाग बताने लगे या इनके दाग बताने लगे तो मशीन की क्वालिटी पे अंतर मतलब सवाल उठेगा। ये मशीन कैसी है? आप दाग पे थोड़े ही बात करोगे। अगर आप कभी कपड़ा खरीदने जाते हैं सर, कभी भी या कुछ भी मशीन में डालते हैं तो दाग साफ होने चाहिए ना, तो इनके दाग साफ नहीं होते, तो ये मशीन पर सवाल ना उठे इसीलिए उनका काउंटर नहीं करते, ये आपका काउंटर करते हैं। जो ये कहता है कमीज गंदी है, ये तो साफ नहीं हुई, तो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी आंखों में द्रूस है, तुम्हारा चश्मे का नंबर बदल गया। दरअसल इनको सीधे तौर पर, दरअसल बीजेपी को ये कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि विकास पे वोट है, फला पे वोट है। उनको मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ वोट मिला था। ज्यादातर हिंदी बेल्ट की मैं बात कर रहा हूं आज। मतलब आप हैरान हो जाएंगे कि मतलब ऐसे ही जब मैं एक बाइक पे जा रहा था, जो बाइक पे आजकल बच्चे जाते हैं जो लेके, तो मैंने भी बाइक पे बैठ के गया, तो वो लड़का आया बरेली से और उसने कहा कि सर मैं यहाँ 15 दिन से आया, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि यहाँ जो है खोड़ा कॉलोनी के आसपास से रहना, कहने लगे साहब यहाँ जो है मुस्लिमों का। तो मैंने कहा यार ये तुझे कैसा महसूस हुआ, ये तो बाबा का इलाका है। तो उन्होंने कहा नहीं वो जरूर है, लेकिन ये गाजियाबाद दिल्ली के बराबर में, शायद इस वजह से हो रहा हो। ये जो काम है, मतलब सोचिए जैसे जैसे बाबा अंदर की तरफ जाते हैं तो वो ठीक कर रहा है, योगी का इलाका है वो, कह रहा बरेली में। मैंने कहा बरेली में तो वो है अपना रजा साहब, तो कहने लगा उनको धो दिया ना। उनको टोक दिया। मतलब मैं ये अच्छा इसमें होता है कि पूरे प्रकरण में लोगों ने योगी मोदी को घेरने की बड़ी कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से असफल रहे। वो तो सर ये जितने चाहे लिपटे, वो जो कहावत है ना, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, तो इन्होंने बहुत कोशिश की। चंदन बस देखिए कुछ भी कहिए, आप योगी पे सवाल नहीं उठा सकते। आज मैं ऐसे ही लाइव कर रहा था तो एक सवाल आया कि साहब आप उनको बचा रहे हैं जबकि ये करोड़ों का चढ़ावा और वहां जा रहा है। तो मैं हंसने लगा कि जिस देश की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की हो, जिसके प्रधानमंत्री कहीं भी साइन कर देंगे जिस समझौते पे, वो समझौता बिलियंस ऑफ डॉलर का होगा, वो आदमी भगवान राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी करके चलेगा। मतलब मैंने कहा रेशनल तो हो थोड़ा सा, जब तुम आरोप लगा रहे हो इतना तो समझ लो। पूरे देश को जंतर मंतर बना के रख दिया क्या काकरोच पार्टी की तरह? मतलब वहां कोई भी आ जाता है, कुछ भी बोल देता है, आपने देखा है, फिर ट्विटर हैंडल पे वो ऐसे चलता है। और इस लड़की ने धो दिया है मोदी को।
अरे यार मोदी को ही धोने में लगे हुए हो, वहां नीट के लिए आए हो या कपड़े धोने आए हो? उसी तरह से पूरे क्षेत्र में कि साहब वो ट्रस्ट तो प्रधानमंत्री की देखरेख में था, ट्रस्ट योगी आदित्यनाथ के राज्य में था, ये सब था। बहुत सारे लोकल फिनोमेना होते हैं, लोग ये बात गौर नहीं करते। अगर आप उन सबको देखेंगे, उनमें से कुछ के पास नया नया पैसा आया है, उन्होंने उसको खर्च किया है, लेकिन अगर आप उनके घर देखेंगे बहुत टूटे झरती हुई ईंटें हैं। इसके अलावा मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि ये पैसा कोई कहीं ज्यादा मैनिपुलेशन पे नहीं हुआ कि एक बहुत बड़ा वो सब हो गया होगा कि पूरा रैकेट तैयार हो गए होंगे। ये लोग थे जो कोई खास उनके आदमी थे, इन्होंने निकालना शुरू किया, उन्होंने ध्यान देना बंद किया और ये पूरी कहानी। क्योंकि अभी तक जो जानकारी है, अभी तक जो बताया जा रहा कि सर वो काकभूषुंडी तो सबने देख लिए, पूजा हो रही है। इसके अलावा उन्होंने सबने ये कह दिया, जो एसआईटी रिपोर्ट्स में ये मेंशन है कि जो जिसने भी जो जो चीजें दी हैं उनके सारे रिकॉर्ड मौजूद है। ये अलग बात है उनको डिजिटलाइज नहीं किया गया था। तो सिर्फ अब कहां आके रुक गई बात, रुक गई सिर्फ कैश के उस पे, या जो वैसे चढ़ाया जाता है। भाई उसमें जब आप डालते हैं सर दान पात्र में, तब आप रसीद नहीं मांगते ना। वैसे में तो रसीद जब ऑफिस में देते हैं तो रसीद होती है, तो वो सब रिकॉर्ड में है। जो कोई वहां चढ़ाया गया, जो दान पात्र वहां मंदिर के अलग अलग जगह पे रखे हुए, उनके अंदर से अगर कोई स्वर्ण या जो चांदी की चीज है उसकी बात है, बाकी सब चीजें मिली हुई है। ये सारा कुछ कोशिश की गई थी घेरने की, और तो और अवधेश प्रसाद भी बोल दिया। आप सोचिए, मतलब आप सोच के वो देखिए, तो वो भी अयोध्या का राजा है, अयोध्या हाँ, का राजा है। मतलब वो भी बोला है। हम्म। ये मतलब और उससे हमारे हमारे अकलेश बाबू भी बोल रहे हैं खूब जोर जोर से। मतलब सबसे बड़ी चीज तो आप एक सोचिए, एक ऐसा नालायक देवता है किसी नानी का कि वो उसने मना किया था नानी ने कि मैं नहीं जाऊंगी, जहां मस्जिद गिरा के मंदिर बनाया हो मैं वहां नहीं जाऊंगी दर्शन करने, वो फिर भी चला गया वहां। वो तो मतलब अरविंद आप केजरीवाल बताइए है, मैं तो हैं? अकलेश बाबू की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो लगातार कह ही रहे, देखिए वो मैं ये कह रहा हूं कि वो तो लगातार आरोप लगा ही रहे कि साहब ये है, और उनकी पार्टी ने बताया इस बात का भी। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो तो अद्भुत कही है, उन्होंने कहा कि हम अयोध्या को एकदम अद्वितीय सिटी बनाएंगे। तो फिर मुझे याद आया, ये तो लंबे अरसे से अयोध्या गए ही नहीं भाई। ये तो उस सड़क पे गए नहीं ना जहां भगवान राम का मंदिर है। एक बार भी नहीं गए, गए क्या एक बार? नहीं, भगवान राम के मंदिर में जहां तक मेरी जानकारी में वो एक बार नहीं गए। अरविंद तो उनको केजरीवाल क्या, तो गया था एक बार, ये एक बार भी जी, नहीं गया। कौन? अखिलेश एक बार भी नहीं गए। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा, तो इसीलिए आप उनके देखिए, मैंने पहले भी कहा था, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, तो मैंने आपको कहा था कि इसका पॉलिटिकली चाहे कोई कितना कह ले, मैं आपको कह रहा हूं इसका पॉलिटिकली कोई कोई असर नहीं। और इस बात के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं, कोई ये ऐसा अंधा तीर नहीं मैं मार रहा हूं। हम सबको अभी जाके देख लेना चाहिए, ट्विटर हैंडल्स से लेके तमाम प्रतिक्रियाओं पे, बस ये करना है जो उसमें लिख रहा ना कि मैं तो 20 साल से भगवान का भगत था, मेरी आत्मा को चोट लगी, उसके उस पर क्लिक करके देख लीजिए कि वो 20 साल से नहीं, जिस दिन से वो ट्विटर पे आया उसका पहला काम सुबह उठ के मोदी के लिए खिलाफ लिखना होगा, दोपहर को योगी के खिलाफ, और शाम को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की के साथ सोने का हो। बस एक क्लिक करने की जरूरत है, और कास्ट वाइज आपको सब चीजें दिख जाएंगी। ये बहुत घटिया शब्द है कहने के लिए, लेकिन ये आपको यूपी के चुनाव के लिए इसके अलावा कोई शब्द हो नहीं सकता, अगर आप यूपी के चुनाव को समझना चाहते। यूपी का चुनाव तो मुझे लगता है कि अखिलेश तो ऐसी दुविधा में फंसे हुए हैं कि उनका निकल पाना बड़ा मुश्किल है। और ऊपर से ममता दीदी के जाने के बाद में राहुल जी जो हैं वो इतने अतिरेक में आ गए हैं, इतना हाइप्ड अप हो गए हैं कि वो तो अब शायद अखिलेश को कुछ समझते ही नहीं है अपने मुकाबले में। दरअसल दुविधा तो उनकी इससे ज्यादा बड़ी चीज हो रही है कि एआईएमआईएम एक अलग लाइन लेके चल दी है। एआईएमआईएम ने कहा कि सुहेल देव नाम का कोई इतिहास में ही नहीं है, बहराइच में उनका किला ही मौजूद नहीं है, उनके सब चीजें नहीं मौजूद हैं। क्योंकि देखिए, मुझे अब ये लगता है सर, मैं आपको बहुत उसके साथ कहूं कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो अब
जो सेकुलर दलों से मैक्सिमम चाह ले सकता था उसने ले लिया। मतलब ये मेरा, मैं आपको एक अलग बात बता रहा हूं कि जो नहीं, ये तो मैक्सिमम, दिखा ना, बंगाल में दिखा ना साफ साफ। जी जी, मैं आपको बंगाल में भी दिखा, आपको जहां भी है, अगर आप उत्तर प्रदेश वहां असम की बात करेंगे तो असम का भी कारण यही मौजूद है, क्योंकि पूरी तरह से बीजेपी ने मतलब कांग्रेस ने जो वो कह सकती थी, यहां तक कि वो बेअदबी का कानून लाने के लिए तैयार हो गए। याद होगा गौरव गोगोई ने अपने भाषणों में उसकी कई बार इशारा किया कि 5 साल की सजा होगी, ये सब चीजें होंगी। तो जो इस लेवल पर जा सकता है मुस्लिम वोट उसी को मिलेगा। लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में दिक्कत यह है कि अखिलेश इससे आगे नहीं बढ़ सकते जितने हो चुके, कि ये राम भक्त नहीं है, ये मंदिर का चंदा चुराते हैं या वो, क्योंकि गोली चलाने के बाद अब आपके पास क्या बचता है? आप ये सिर्फ ऐलान कर सकते हो कि मंदिर की जगह तोड़कर हम मस्जिद बनवाएंगे, कह सकते हैं क्या? ये सिर्फ AIMIM के लोग कह सकते। तो इसीलिए वो वोट बैंक उस लेवल पर पहुंच गया जहां जहां मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे। इस बार अच्छा करेगी AIMIM। पिछली बार मुझे मालूम था, मैं कह रहा था जमानतें जब्त होंगी, वही हुआ, वो रिकॉर्ड में पड़े हैं, सब लोग देख सकते हैं जाके। इस बार मुझे ऐसा लग रहा, अभी अभी की शुरुआत का आंकड़ा है ये, लेकिन जैसे फील्ड में जाएंगे तब देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर जाकर ये दिखाई दे रहा है, बंगाल का चुनाव ये सुझा रहा है कि अब वो दादा और भाई में भाई को चुनना शुरू कर चुके हैं। देखिए, बंगाल में MIM को तो कुछ खास नहीं मिला, MIM को नहीं मिला, लेकिन दूसरे मौजूद थे ना। लेकिन जो वो आपका वो हुमायूं कबीर वाली जो पार्टी है JUM, उसने तो मुर्शिदाबाद में इनके झाग निकाल दिए, और कांग्रेस ने मालदा में झाग निकाल दिए, और दिनाजपुर में कांग्रेस भी वहां मुस्लिम पार्टी ही है। हाँ भाई, AB गनी खां चौधरी से उससे लेके सबसे उनकी तो अपने पार्टी है, वो उसी लिए है, और क्या है। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी परेशानी, ये जो ट्वीट है ये है, वो जो ब्रेकअप है जातियों का उसको बनाए रखना चाहते हैं। जो टूटा हुआ जातियों का पार्ट है वो जानते हैं MY समीकरण तभी कामयाब हो सकता है जब उसमें कोई कास्ट और जुड़े, अलग अलग जगह पर जुड़े, जैसे कई पटेल जुड़े, जैसे आपने पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य, जो रोज सुबह जो है मतलब जिसका यही सपना रहता है कि मैं अब जाऊंगा सीधा अंदर विधानसभा में, उसी सामने वाली सीट पे बैठ जाऊंगा जिसपे बैठते हैं योगी जी, अभी आएंगे तो कल बैठेंगे, यही लोग कहते हैं। तो वो सब लोगों को आप देखो, पल्लवी पटेल ने हराया, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने हराया। तब हराया जब जातियों के बीच का विचलन। तो इसीलिए इस विचलन को बनाए रखने की कोशिश करते हुए आपको अखिलेश दिखेंगे। वो बार बार कह रहे हम अयोध्या की जो है अद्वितीय सिटी बनाएंगे। अब इससे ज्यादा आप क्या बनाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बनाना चाहते हैं। वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का नाम बदल के मुलायम सिंह एयरपोर्ट रख देंगे शायद। समाजवादी स्थल। दूसरे विषय पे चलते हैं, और वो है आने वाला मानसून सत्र। तो अब आने वाले मानसून सत्र के बारे में बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे दल टूट चुके हैं, कुछ और टूटने वाले हैं, सब कुछ है। तो क्या आपको लगता है कि इसी सत्र में नारी वंदन अधिनियम पास हो जाएगा विद डिलिमिटेशन? मुझे लगता है ये सब तो आएंगे, कुछ और भी आना चाहता है, कुछ और आएगा सर। मतलब ये इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन, और भी कुछ चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये दो चीजों के लिए इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल ये काम करते नहीं। अभी तक का इनका जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि हम लोग जब सोच रहे होते हैं उस समय, उससे पहले ये उस पर गणित लिख चुके होते हैं, उस पर वो किताब भाष्य लिख के अगली किसी पर, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन और ये वाला जो मामला है जो डिलिमिटेशन का, एक तो डिलिमिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे कई बार ये फील होता है कि वो डिलिमिटेशन को, चूंकि कांग्रेस ने जिस तरह से किया था लास्ट में 2009 का उन्हीं का है, उसके बाद मुझे लगता है कि उस डिलिमिटेशन को अगर हम देखते हैं तो उसको एक वो एक बेहतर चीज इनके लिए हो सकती है जिसको मतलब होगा। लेकिन मुझे लगता है कोई एक बड़ा बिल या कोई बड़ा फैसला सरकार लेना चाहती है।
वो ज्यादा बड़ी चीज है, क्योंकि जिस तरह का टेरर एक तरह से राजनीतिक उसमें कहा जाए, जो पूरी तरह से, मैं अब आपको जो परसों मीटिंग हुई थी, उद्धव ठाकरे जो सब इंडी गठबंधन के लोगों को बुला के मीटिंग करने हुए, वो मंच पे ही उसने कहा, उस मीटिंग के अंदर कहा कि क्या कोई हमारे साथ है या नहीं, या हम अकेले हैं। उस मीटिंग में शरद पवार नहीं गए, उस मीटिंग में कांग्रेस के पटोले नहीं गए, कांग्रेस के और दूसरे लीडर नहीं गए, उसमें 13 या 16 विधायक नहीं थे, नहीं 23 विधायक नहीं थे, 60 में से 23 लोग वहां मौजूद नहीं थे, जिनमें से 14 शिवसेना के थे। तो वहां नहीं, मैं इसलिए कह रहा क्योंकि इनको सांसद तोड़ने का, सर सांसद पे बात आनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से सब जगह ये चल रहा है, वो कुछ और बड़ा फैसला है, जिस फैसले को हम लोगों को, अभी मुझे लगता है कि बीजेपी कुछ तैयारी कर रही, एक बड़ी तैयारी कर रही। ये दोनों बिल तो आने का, चूंकि इतना ज्यादा चर्चा हो चुकी और इशारे भी मिल चुके, तो ये आएंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कुछ और भी आए, ऐसा मतलब मुझे लगता है, क्योंकि बहुत क्या ही होगा ज्यादा ये जिनसे भी संभावना? पूछे जी, वो क्या हो सकता है? अब सर ये तो देखने की बात है, क्योंकि मैं बहुत कम बचता हूँ, इन दोनों ने इतनी बार गलत साबित करा दिया लोगों को कि कई बार लगता है कि ये जो है ये भेजेंगे। हम लोगों की ओबी लग गई थी उत्तराखंड में, और सुबह सब चीजें होगी, लाइव होगी, सुबह यहाँ मोदी जी उतरेंगे और मोदी जी अगले दिन हमने कहा भाई लाइव दो, उन्होंने कहा देंगे, लाइव तो आ रहा है हिमाचल प्रदेश से, मोदी जी तो हिमाचल प्रदेश में मिठाई खिला रहे सैनिकों को, तो सारी ओबी आपकी उत्तराखंड में लगी हुई थी। तो ऐसे ही, ऐसा आप देखिए ना, वो वहां कुछ भी कर रहे हैं, वो एक बड़ा कोई ना कोई फैसला तो होगा। देखिए यूसीसी हमको इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसकी जरूरत अब इन्होंने खत्म कर दी सर, सब राज्यों में अपना अपना हो गया, कल वो वहां पेश हो जाएगा बंगाल में, कल बंगाल में पेश है। तो इसीलिए उत्तराखंड में हो चुका, कोई आपने हल्ला नहीं सुना उत्तराखंड में 1 जुलाई से सारे मदरसा बोर्ड बंद हो जाएगा, सब चीजें खत्म। तो ये सब चीजें इतनी इजी कर दी कि अब कोई बड़ा का इंतजार करना, मतलब अब वो बड़ा क्या होगा वो देखना, मुझे मतलब मुझे ये लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा तोड़फोड़ जिस तरह से हो रही है, और जो अब डर भी गए, आपने देखा होगा सारे लोग, वो कहेगा कि अपने 22 देख लो, कोई 27 देख लो, कभी कोई समाजवादी पार्टी की तरफ देखने लगता है, जबकि सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी के टूटने का कोई मतलब अभी तो नहीं दिख रहा है, कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक चिट्ठी उसने थमा दी, ऐसे काम आपको मालूम है कि बहुत कम काम देते हैं संसद में। संसद में गृह मंत्री को ऐसा थोड़ी ये पहली बार है, रामगोपाल या तमाम लोग देते हैं वो, लेकिन उसी चिट्ठी से कि 27 लोगों के नाम दे दिए, 22 लोगों के नाम दे दिए, खेल दे दिया, ये सब चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से कुछ होगा, कुछ तो है जो मतलब जिसके लिए अभी मंत्रिमंडल के भी चल रहा हो कि मंत्रिमंडल होगा, होना भी है, उसका तो कोई बात ही नहीं। और इस बार मुलाकात मुझे लगता है कि पीएम आएंगे तो मिलने जाएंगे राष्ट्रपति से, उस समय क्या बात करेंगे ये भी देखने की जरूरत है। तो कुछ है, मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास कोई है, चूंकि मैंने इस पर लोगों को बहुत सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि भाई क्या है, क्या तय होगा, कुछ ऐसा है क्या, लेकिन वो उतनी देर तक हंसते हैं, क्योंकि उनको भी उतना ही पता है जितना अखबार में जो उनका रिपोर्टर समझ के आया वो लिख देता है, वो पढ़ के बता देते हैं सारे। इसीलिए मुझे लगता है कुछ है सर, ये दोनों तो जी। जनरल है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, और ये शुभेंदु बाबू जो है, ये तो मामला इनका तो अब योगी जी से भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। इन्होंने यूसीसी का कर लिया, अब ये कह रहे हैं कि साहब कि लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे, लैंड जिहाद के खिलाफ लाएंगे, और कन्वर्शन के खिलाफ लाएंगे, साथ में गुंडों का मामला जो है वो सेट करने का भी जो है वो एंटी सोशल एलिमेंट, वो भी कानून ले आएंगे। तो ये तो साहब 2 महीने के अंदर अंदर इतने सारे काम, और वो भी ये काम मुझे लगता है कि बंगाल की जनता निश्चित रूप से चाह रही थी बहुत बुरी तरह से। और आपने अभी वो
लैंड जिहाद का मामला जो है वो इंटरव्यू आपने किया ही है उनका, प्रवीर राय चौधरी का, कितना गंभीर मामला है। वहाँ पूरे बॉर्डर एरियाज में पावर ऑफ अटर्नी जबरदस्ती साइन करा के सबकी जमीन जो है लोगों ने कूट ली है। तो ये इतना सारा काम एक साथ आपको लगता है थोड़ा सा अनरियल है? ये जो काम कर रहे हो तो सुपरमैन की गति से ज्यादा है। शुभेंदु सुपरमैन कहा जाने लगा भाई, मैं तो उसको यही कहने लगा शुभेंदु सुपरमैन, एक गाना भी बनने लगा कि शुभेंदु सुपरमैन। अभी तक जो गाने बन रहे थे माँ चोर, फाइल चोर, उससे ज्यादा आगे चले गए, अब आ रहा है शुभेंदु सुपरमैन। क्योंकि वाकई ये बात तो सही है कि इतने हमने अभी तक जितने राज्य देखे हैं 2014 के बाद बीजेपी के, जितने भी, यहाँ तक कि मोदी जी का भी गुजरात हो, आपने देखा होगा एक साथ इतने फ्रंट पर कोई काम करता हुआ नहीं दिख रहा। जब हम लोग बात कर रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं अभी आपकी चुरंगी का तो नहीं होगा, जैसे ही होगा उस दिन आपको फोटो भेजा जाएगा, वो तो तय है। लेकिन आपको मालूम है पार्क सर्कल में रात कल पार्क सर्कस पे, हाँ बिल्कुल वही पूरा, कह रहा था। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि जब हम ये सोच रहे हैं कि इधर काम हो रहा कि नहीं हो रहा, बहुत सारे काम आपको, मुझे तो ये लग रहे थे कॉस्मेटिक हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है भाई, ये तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत समय देखा है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक होटल में आग लगी थी, योगी जी ने बुलडोजर से करा दिया था लखनऊ में, याद है, जिसमें 4 लोग मरे थे, 4-6। उसके बाद वो फिर बिल्डिंग का काम रुक गया कि ठीक है अब फिर आग लग गई, फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन जो शुभेंदु कर रहे, अभी तक खैर 2 महीने नहीं हुए, 60 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन 50 दिन का जो है, मतलब आप ये सोचिए 48-50 दिन में उनके जो काम है उसका फॉलो अप दिख रहा है, और कोई चर्चा नहीं हो रही। फिर उसके बाद कोई उस पर कुछ नहीं कर रहा। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, कल आप सुबह अगर आप देखेंगे बहरा उसके बर्धमान के और उसके मदरसों के शूट पड़े हुए, जिसमें खुद पढ़ रहा है, वो बोल रहा है, वो पूरा 10 पहरेदारी पूरा बोल रहा है, सारे स्टंजा बोल रहा है मदरसों में, लाइन से कंटिन्यू, कोई कंफ्यूजन नहीं। आपने देखा होगा यहाँ ये बैठ के, यहाँ जो वो जामिया वाला या क्या नाम देवबंद वाला अपना कहानी सुना रहा कि हम तो गा ही नहीं सकते, हम लोग तो कह ही नहीं सकते, वो 10 के 10 स्टंजा गा रहे, आराम से सारे मदरसों में गा रहे। आपने देखा कि कोई उसके बाद यहां बैठ के आरएफआर टाइप जितने भी ये सब थे, ये सब कह रहे रेड रोड रोक दी, योग के लिए रोक दी। वहां किसी भी मुस्लिम ने एक ट्वीट नहीं आया कि साहब आपने हमारे लिए रोक हमको नमाज नहीं पढ़ने दी, कोई नहीं आया। आपने देखा होगा वहां किसी को दिक्कत नहीं हो रही कि वो किया जा रहा है, वहां किसी को दिक्कत नहीं हो रही कि ये सारे अब जितने भी अरेस्ट हो रहे, सब चीजें हो रही, प्रॉपर्टी वापस आ रही, लोग आके बाहर जो भी एफआईआर दे रहा। आप ये सोचिए, मैंने नहीं देखा, मतलब ऐसा मतलब बंगाल की पॉलिटिक्स हो सकता है इसी तरह की होगी, हम लोगों ने विधानसभा को तो कवर किया नहीं। लेकिन आप सोचिए अभी उसको पीएससी का माफ कीजिए, फिरहाद हकीम को अभी पीएससी का चेयरमैन बनाने की बात हो रही थी। फिरहाद हकीम बड़ा खुशी होकर बैठा था ऋतुव्रता के साथ, और अचानक वहां बिल्डिंग हो गई, गिर गई, और अचानक आपने देखा मुख्यमंत्री कागज लेके कहता है देखिए इस पे साइन है फिरहाद हकीम के। मतलब जो लोग ये कह रहे थे कि जो वॉशिंग मशीन का ट्रीटमेंट है पूरे देश में, जैसे आपने अजीत पवार को देखा, अजीत दादा पवार को देखा, या बहुत सारे करप्ट लोगों को आपने देखा जो आए और अचानक इतने बिल्कुल छक सफेद हो गए राजहंस की तरह बीजेपी में आने के बाद। लेकिन वहां ऐसा नहीं हो रहा, वहां वो लगातार कार्रवाई कर, और वो बार बार कह रहा है कि ऋतुव्रता भी है उनमें से जिन पे एक्शन होंगे। उसके पीएस को पकड़ लिया कालीचरण, खुद वहां से अरेस्ट हो गया। तो वो कंटिन्यू है। मैं ये कह रहा हूं कि इसीलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये मुख्यमंत्री वाकई बीजेपी के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री बनता हुआ जा रहा है जो एसेट बनेगा। और वो किसी भी चीज पे, आप देखो इस्कॉन को जब फूड का ऑर्डर दिया तो सबसे ज्यादा, अगर बंगाल में कोई चीज हुई, बंगाल में पहली बार मैंने देखा उस दिन के बाद सबसे ज्यादा सारे कौन कर रहे थे, वामपंथी कर रहे थे सबसे ज्यादा। लेकिन सबको लग रहा था कि इसको वापस लेना चाहिए। बीजेपी के भी बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा लिखना शुरू किया था कि भाई शायद ये ज्यादा हो गया, कुछ नहीं, कोई मतलब,
कहा कि नहीं हम लोग देंगे, हमको मालूम है क्या करना। वो किसी को लग रहा था कि भाई वो याद कीजिए आप, जब हसन हुसैन वाला कहानी हो रही थी कि ये हसन है कि हुसैन है, उसी में आइस पाइस डप्पा खेल रहे थे ना, जो मतलब जो हिंदी फिल्मों में तो वो तो कमेटी अपॉइंट कर दी कि सारे नाम बदल देंगे, चलो सारे नाम बदल देगा। उसने कहा कि लो हम सारे बदल देंगे, जाओ। तो कोई इसीलिए मुगल नाम नहीं रहेगा, कोई मुगल पठान, साफ बोला मुगल पठान। मुगल पठान नाम लिया, कोई मुगल पठान नाम नहीं रहेगा। कोई तो ऐसा कौन बोलता है जी? अभी भी आपको देखो, आप दिल्ली में है, क्या बदला इन्होंने? दिल्ली में मुख्यमंत्री आ गई, तब से एक नाम बताइए जो भी बदला। कुछ नहीं भाई जो एक वो औरंगजेब रोड पहले बदली थी, वो तो और तब की बात है, औरंगजेब लेन बदल दी, आज उसके अलावा कुछ नहीं बदला। लेन भी मौजूद है। फिर मैं एक बात पूछ रहा हूं कि भाई आप इस देश में इंडिया गेट के चारों तरफ एक ललितादित्य मुक्तापीड रोड होनी चाहिए। एक रोड का नाम बजाय इसके कि हुमायूं रोड रखो, ललितादित्य मुक्तापीड होनी चाहिए। एक हमारे असम के उस महान सेना नायक के नाम पर होने चाहिए। एक हमारे पास है लासित बोरफुकन ना, हाँ लचित बोरफुकन। मैं ये कह रहा कि हमारे ये नाम होना चाहिए कि ये 1000 साल की परंपरा में कोई तो चाणक्य रोड हो सकती है, कोई चंद्रगुप्त रोड हो सकती है, फिरोज शाह रोड। अरे कम से कम एक बोर्ड ही लगवा दो कि इस आदमी के समय में हाँ कुछ क्या? नहीं मैं भी फिरोज शाह का ही नाम लेने जा रहा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम ये लिखवा दो कि फिरोज शाह रोड पे कि ये वो नालायक बादशाह था जिसके समय में होली दिवाली पे हिंदू महिलाएं ईद के वक्त अपने बच्चों को लेके जंगलों में भाग जाते थे, हिंदू उनकी नीलामी करते थे दरबारों में ईद के दिन। तो यही लिख दो यार, उन्हीं के इतिहासकारों ने लिखा, किसी और ने थोड़ी। तो कम से कम उस गेट जो इंडिया गेट है सर, वो चूंकि सीधा जाता है संसद तक, वो रास्ता इस देश की परंपरा को और उसको जोड़ने वाले सारे रास्ते इस देश के इतिहास के नायकों के नाम पर होने चाहिए, जिसको हम शुरू से करें। कोई पाणिनी रोड हो सकती है, कोई ये क्या कर रहे हैं, इनको आज तक मुझे तो देखा नहीं कि क्या है। तो इसीलिए जब वो कर रहा है तो हमारे लिए आश्चर्य हो रहा है, तब हम ये सोच रहे हैं कि हाँ ये आदमी हसन हुसैन के चक्कर में नहीं पड़ रहा। आप सोचिए देश के प्रधानमंत्री भी और तमाम लोग कि साहब वो शहादत, वो तमाम चीजें, वो तो वो काला कपड़ा वही पहन के बैठी है, आपने देखा। उसका भी फोटो लगाया जाना चाहिए एक रोड पे, तो कहीं लिखा जाना चाहिए नाम। मुझे लगता है कि जहां भी कहीं मूर्खों का या किसी के लिए, तो हमेशा हर एक को देना चाहिए। आपके दोस्त का नाम लेना चाहिए, वो क्या नाम आपके दोस्त है जो जज साहब, जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब, वो पहन गए काले कपड़े पहन के बैठ गए कि साहब आज जो है मुहर्रम का फला दिन है, आशूरा या 15 या कौन सा। मैं हैरान था कि, और उसने वो भी करा कि वो हुसैनी पंडित लड़ने गए थे, वो भी लिख रहा है। मतलब उसको भी पता चल गया कि ये साहब ये जो है लड़ने पहुंच गए। मतलब ना इतिहास में पन्नों में ना हमारा कोई रिश्ता, ना कोई जानने वाला, ना पहचानने वाला। उस समय तक किसी लड़ाई में हमारा कोई योगदान नहीं है, कोई लेना देना नहीं, उसके इतिहास में नहीं है, लेकिन साहब हाँ वो गए थे। तो ये दिक्कत इसीलिए है कि जब वो ऐसा मुख्यमंत्री आता है जिसको ये मालूम है, क्योंकि सर रोज हमले होते, रोज बांग्लादेश में रोज जमात जो है रोज जुलूस निकाल रही है। कि जहां सिलहट में भी एक जुलूस मैं देख रहा था, मैं सब देखता रहता हूं, मैं बांग्लादेश को जरूर फॉलो करता हूं, क्योंकि वहां इस दुनिया की आंख के सामने एक जेनोसाइड हो रहा है, हिंदुओं का जेनोसाइड है, और जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की सरकार तो वैसे भी नहीं करेगी कुछ, क्योंकि इस देश के पत्रकार ऐसे बैठे, दिबांकर उसका याद होगा, वो कौन था वो एबीपी न्यूज पे, जिसने कहा था कि वो हमको ये भूलना होगा कि वो हिंदू हमारे, वो बांग्लादेश के नागरिक हैं। और वो छाती फाड़ के रोने लगता है। कल उसका वो बयान नहीं आया जब सोनिया गांधी ने लिखा गाजा को भूल गए। कल आपने देखा इतना बड़ा बांग्लादेश, मैंने कहा पैदल चल के जा सकती हो बांग्लादेश, उसके हिंदू रोज। अभी मैं देख रहा था एक चिटगांग के उसमें मंदिर में, बहुत खूबसूरत मंदिर में अंदर बच्चे जो है बजा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये कितने दिन बजा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों के सामने उनको मारा जा रहा, कत्ल किया जा रहा। ये बात आप और मेरे लिए शायद बहुत ज्यादा नहीं चर्चा का विषय होगी, लेकिन बंगाल में अब इस पर बात होती,
बंगाल में वो मुख्यमंत्री इसीलिए पीछे हटता हुआ नहीं दिख रहा, और हमारे हिसाब से हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत सुपर ह्यूमन काम कर रहा, लेकिन वो जानता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट था। बहुत सारे, कम से कम हजारों के मैं तादाद में, मतलब जिन लोगों से मैं मिला जो बीजेपी को वोट डाल रहे थे, उनका ये कहना था अभी नहीं तो कभी नहीं। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये एक ऐसे स्टेट की लड़ाई है जो 1977 से नहीं, 1967 या आप उसी से मान लीजिए। अच्छा, जो डिवीजन का जो वोट था, याद है, जो वेस्टर्न वाला, तो मैं उसके नाम पढ़ रहा था, कोई भी मुस्लिम नाम नहीं था जिसने 1940 में इस राज्य, मतलब भारत के उसमें वोट किया हो पक्ष में। वहां जब वो डिवीजन के लिए जो 52 या कितने मेंबर थे, वो मुझे याद, एग्जैक्ट संख्या याद नहीं आ रही, वैसे मैंने लिखा हुआ रखा था। और लेफ्ट, कांग्रेस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सब लोगों ने एक तरफा वोट दिया था वेस्ट के डिवीजन के लिए। आज वो जो झूठ है, वो जो मक्कारी है, उसको आप बाकी देश में तो चला सकते हो, जिसमें ये लिखते हो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल का डिवीजन कराया। देखते हैं ना आप, कल परसों देखे होंगे ना आपने, वो हैंडल पे लिखा हुआ था। वो ये नहीं बताते कि ये डिवीजन नहीं, ये क्यों कराया गया। और इस डिवीजन के हक में ज्योति बसु से लेके तमाम लोग, जितने भी हिंदू थे, अब वो पूरा कांग्रेस। और इसीलिए कहा मुझे किसी ने कि कांग्रेस, जो ये कांग्रेस है और जो बंगाल की कांग्रेस थी, दोनों ऐसे थे। तो इसीलिए जब हम शुभेंदु की बात कर रहे हैं सर, तो ये सारे, मतलब बंगाल की हिस्ट्री को तो आप तो खैर बहुत अच्छे से पढ़े हैं आपने उसको, और वहां रह के भी देखा है। अभी तो रीनेमिंग में हम लोगों से कह रहे हैं कि आप बताएं कि अलग अलग स्थानों के नाम क्या रखने चाहिए। अभी मुर्शिदाबाद का नाम आया है पुराना, कर्ण सुवर्ण। कर्ण सुवर्ण कहाँ का? मुर्शिदाबाद। अच्छा अच्छा। और राजा शशांक की राजधानी थी कर्ण सुवर्ण। तो अब आप बताइए और कहाँ की। मैंने कहा जहाँ जहाँ अलीपुर है या अलीबाग है या कुछ इस तरह का, वो सब जगह आप उसको हनुमानपुर कर दो, हनुमान वाटिका कर दो। नहीं सब आपके तो इस इतिहास तरह में। से अच्छा, जितने एक बात भी, बताइए, अच्छा उन्होंने आप, वो नेमिंग कमेटी बनाई भी कार्तिक महाराज के अंडर है। अच्छा ठीक है, अच्छा है। स्वामी प्रदीप्तानंद जो है, कार्तिक महाराज कहते हैं, उनके अंडर में है वो कमेटी। आप ये बताइए, अजात शत्रु के नाम से कोई रोड आपने पढ़ी है सर? आप अजात शत्रु तो बहुत दूर की बात हो गई। आप तो ये बताइए, आपने पांचों पांडवों के नाम से कोई रोड पढ़ी है इंद्रप्रस्थ में? नहीं, हमने एक चीज देखी है कि उनके नाम से एक चर्च बन गया, पांडव चर्च, गोवा में। आप सोचिए, पांडव चर्च है वहां। मैं हैरान हो गया। वो कब्जा करके उसका जो चर्च बनाया है, मतलब पूरे, वो लिखा हुआ एएसआई की है वो, मतलब वो प्रोटेक्टेड है मोन्यूमेंट। उन्होंने क्या किया, उसके आगे कब्जा कर लिया पूरा का पूरा। उस गुफाओं के 5 गुफाएं हैं, और वो पुरानी है, उस पर लिखा हुआ, बोर्ड लिखा हुआ। इधर जहां वो गुफा का इधर का गेट है, उधर उन्होंने स्कूल खोल के बोर्ड लगा, वो दरवाजा बंद कर दिया, आप जा नहीं सकते। और इधर सामने चर्च हो गया। तो मैं चर्च में ढूंढ रहा कि इतिहास में तो लिखा हुआ यार ये कि गोवा में पांडवों की गुफाएं थी, तो देखा कि पांडव चर्च है। तो मैंने पूछा यार, वो रिक्शा वाले से पूछा, मैंने कहा यार वहां गुफाएं हैं, ऑटो वाले से। तो उसने कहा साहब वो चर्च है पांडवों का। अरे हमने कहा यार हमको नहीं पता था, वो माता मरियम के पास जाते थे रोज सुबह उठ के। ये तुमने, अच्छा हुआ वो संडे की असेंबली अटेंड करते थे। तो इसीलिए ये सब दिख रहा है, ये सब जो इन्होंने जिस तरह से खेल है। और आपका ये सुझाव अच्छा है, मुझे लगता है जितने दर्शक देख रहे हैं उनके पास ये पूरा मौका है, वो उस कमेटी के पास अपने नाम भेजे। सुवर्णद्वीप वही की जगह थी, सांकल सुवर्णद्वीप भी वहां का एक शहर का नाम था। पुराने तो बहुत सारे नाम थे, मुझे लगता है कि जो हम लोगों को अभी ढूंढने पड़ेंगे। और पूरे बंगाल तो 1323 के बाद, या जब के बाद बख्तियारुद्दीन खिलजी के बाद से, तो पूरी तरह से अपनी जान बचाता ही घूमता रहा। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे आज। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।